नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ उत्तराखंड की राजनीति के युवा तुर्क पुष्कर सिंह धामी जी हैं। आज इनसे बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जब लोग इन्हें युवा तुर्क कहते हैं तब इन्हें कैसा लगता है। वेलकम आपका इस कार्यक्रम में। आपको कैसा लगता है जब लोग आपको कहते हैं कि आप युवा तुर्क हैं प्रदेश में, जबकि देश भर में अब तो युवा तुर्क के बचे नहीं, पहले 4-6 लोगों के नाम लिए जाते थे, लेकिन उत्तराखंड में ये नाम बड़ा सर्वाइव करता है कि भाई पुष्कर सिंह धामी जो हैं युवा तुर्क हैं। अब देखिए, हम जब किसी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें इस प्रकार की उपमाएं दी जाती हैं और ये विशिष्ट उपमाएं देने का काम जो है जनता के लोग करते हैं, आम समाज के लोग करते हैं। कोई युवा तुर्क कहता है, कोई विकास पुत्र कहते हैं, कोई अन्य बहुत सारे जो है युवा हृदय सम्राट भी कहते हैं जी। तो मैं समझता, और कुछ लोग आलोचना भी करते हैं जी। कोई पक्ष के होते हैं तो इस प्रकार की उपमा देखते हैं, विपक्ष के होते हैं तो अन्य प्रकार से वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा ना उत्साहित होता हूँ ना हतोत्साहित होता हूँ। मेरा तो बस केवल एक ही सिद्धांत है कि जो सामने काम है उस काम को हम करते रहें और जो अच्छे से अच्छा परिणाम है वो जो दे सकते हैं उसको देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखी, वो चाहे बीजेपी के युवा वर्ग हो, कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो, युवाओं में जब भी मैंने चर्चा की, लोग कहते हैं कि पुष्कर धामी एक बहुत मजबूत संगठन करता है, एक रिस्पेक्ट है आपको लेके। मतलब भले ही वो विरोधी दल के युवा हों, लेकिन उन्हें लगता है कि पुष्कर सिंह धामी में गट्स है। देखिए, ये सब चीज़ें, चूँकि मैं एक सैन्य परिवार से आता हूँ और बचपन से मैंने ये सीखा है या अपने संस्कार में मेरे घुल गया है या मैं संस्कार में उसमें मिल गया है कि हमने कभी भी जो है इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं की कि लंबी चौड़ी बातें करने का काम मैंने कभी नहीं किया है। जब भी जो भी काम किया है, वास्तविक धरातल पर जो मैं कर सकता हूँ या जो मुझसे संभव हो सकता है, मैंने उतनी ही बातें की हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि भाई आज जो लोग राजनीति को लेकर बहुत सारी चीज़ें उनके मन में शंका, अविश्वास पैदा होता है, वो विश्वास हम अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में पैदा कर पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि जब आप खटीमा में चुनाव लड़ने आए तो राज्य के अलग अलग इलाकों से लोग जो हैं आपके प्रचार में आए, जबकि अमूमन पहाड़ में ऐसा देखने को नहीं मिला है। देखिए, उसके पीछे कारण ये था कि लंबे समय से, चूँकि मैंने नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में काम किया था और विद्यार्थी परिषद में जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था तब से मैं छात्रों के बीच में काम करता था। और उत्तराखंड बनने के बाद मुझे 2 बार मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, तो उस नाते सभी लोगों से संपर्क था। मैं उन सबका आभारी हूँ जिन लोगों ने मुझे अपना सहयोग प्रदान किया है। 2017 के चुनाव के बाद हम जब प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, 3-4 नाम बड़े थे, तो एक नाम अचानक हमने देहरादून में सुना, वो आपका था। लोग कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को भी चांस मिल सकता है, जबकि उस वक्त प्रदेश के 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम के विधायक भी सामने थे। तो फिर ये नाम जब हमने सुना तो उस वक्त भी आपकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तब तो आप सामने नहीं आए, लेकिन आज फिर से ये सवाल कर लेते हैं आपसे कि ये संभव कैसे हुआ? नहीं, देखिए, इस बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी के लोग, मेरे संगठन के लोग जो बड़े हैं और हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व दिया है, मैंने कोशिश करी है कि उसको मैं हर संभव, हर तरीके से उसको निभाऊं, उसको पूरा कर पाऊं। जी, 2019 में जब आपके यहाँ पिछले अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया भट्ट जी का, तो लोगों ने कहा कि भाई पुष्कर सिंह धामी अब नेक्स्ट प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हालांकि भगत जी को आपकी पार्टी ने मौका दिया, तो फिर आप इसको पिछड़ गए या सत्ता संतुलन था, ये क्या है ये? नहीं, इसमें पिछड़ने जैसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी जिन संस्कारों और जिस लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जितना उनका सम्मान है उतना ही एक सामान्य कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता का भी सम्मान है।
इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी जब जिसको जब मौका समझती है, जिस समय के अनुकूल जिसको समझती है या परिस्थितियों के अनुकूल जो चीज़ें होती हैं उस पर निर्णय होता है, इसमें पिछड़ने जैसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात मैं और पूछ लेता हूँ आपसे। ये अक्सर 3 महीने में 4 महीने में एक बार सामने आती है कि भाई कुछ दिनों में पुष्कर सिंह धामी ओथ लेने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं, कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। तो ये बात निकलती है, फिर रुक जाती है, फिर ओथ कभी होने की बात होती है, कभी फिर बात आई गई हो जाती है। ये सब क्या क्या थोड़ा कुछ समझाएंगे इसको? देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो जी। अपने काम पे लगा रहता हूँ और आपने देखा होगा, आप यहाँ क्षेत्र में हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं केवल अपने काम करने पर विश्वास करता हूँ। और बाकी देखिए, निर्णय करने का काम, किसी को कोई दायित्व देने का काम, ये हमारे अभी जो सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका काम है या हमारे पार्टी हाईकमान का काम है। वो अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। एक अंतिम सवाल ये है, अभी हम उत्तराखंड में लगभग 20-22 जगहों पर घूम फिर कर आ चुके हैं। तो हमने देखा कि विधायक से लेकर नेता तक, मंत्री तक बड़े तनाव में नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं यार अगले साल चुनाव है और अगले साल चुनाव के लिए अभी से इधर व्यस्तता चल रही है। कोई कहीं पार्टी में जा रहा है, इवन नामकरण से लेके लोग शादी ब्याह तक में एक दिन में 3-3, 4-4 घरों में उनको जाना पड़ रहा है। कहीं होटल में पार्टी हो रही तो वहाँ दौड़ रहे हैं और बड़े बड़े तनाव में नज़र आते हैं। लेकिन मैंने आपको 2 दिन में देखा है कि बड़ा रिलैक्स आप हैं। तो कैसे ये सब संभव हो रहा है? देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। और हमें, चूँकि मैं अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि भी वर्तमान में जो मुझे जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है, उसको पूरा करूं और उसमें जितनी ईमानदारी हो सकती है, जितना समय दिया जा सकता है, जितनी उसमें मेहनत की जा सकती है और परिश्रम लगाया जा सकता है, उसको मैं करता हूं। इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहता हूं। और मैं तो कहूँगा कि भाई क्यों अपने जो है भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को ख़राब नहीं करना चाहिए, या फिर जो हमारा भूतकाल है जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप करने का समय वर्तमान को ख़राब करना नहीं होता है। इसलिए वर्तमान में जीने से, और बाकी देखिए फल देने का काम तो भगवान का होता है। जब अच्छा कोई काम करता है तो निश्चित रूप से भगवान अच्छा फल देते हैं और निश्चित रूप से जो काम करता है उसको फल ज़रूर प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखी, जब हम खटीमा में आए तो यहाँ का थारू समाज आपको बहुत मानता है। देखिए, थारू समाज हमारे यहाँ की रीढ़ है और थारू समाज हमारे लिए जो है एक माँ की आंचल की तरह है। उन्होंने इस पूरे खटीमा को और इसके आसपास के तराई क्षेत्र को रचाने का, बसाने का काम किया। जब ये तराई बस रहा था तो बड़े बीहड़ जंगल यहाँ होते थे, बड़े जो है नाले होते थे, अजगर, बड़े बड़े मगरमच्छ, जंगली जानवर, यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप होता था। उस समय उस थारू समाज ने इस तराई को बसाने का काम किया है और मैं बचपन से उस थारू समाज के बीच में रहा हूँ। मेरा पालन पोषण भी उन्हीं के साथ हुआ है, इसलिए मैंने उस समाज को बहुत नज़दीक से देखा है। उनको बहुत नज़दीक से मुझे लगा कि भाई थारू समाज के लिए भी यहाँ पर कुछ होना चाहिए, जिन्होंने इस तराई को बसाने में अपना योगदान दिया है। तो उसको लेकर हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। यहाँ पर ITI समाज कल्याण का विभाग का जो चलता है उसको जो है अपग्रेड किया है। वहाँ पर हमारी छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया है, डाइनिंग हॉल बनाया है, बालिकाओं का छात्रावास यहाँ पर बनाया है, बालकों के छात्रावास के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं कि उसमें अच्छे छात्रावास बनाए जाएँ, अच्छे शिक्षकों के आवास बनाए जाएँ। इसके साथ साथ एक बड़ा, मैं कहूँगा न भूतो न भविष्यति, आज तक का सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो आवासीय एकलव्य विद्यालय यहाँ पर हमारा स्वीकृत हुआ है, इसकी क्लासेस भी इस साल से चालू हो गई हैं। तो निश्चित रूप से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भी उनका स्नेह जितना मेरे प्रति है तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूँ। उनके स्नेह को मैं लौटाकर उनके कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे आने वाली नौनिहाल जनजाति समाज, थारू समाज के बच्चों की पढ़ाई में, उनके भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे पाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा योगदान होगा। जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान था, उस प्रकार का योगदान। कल मैं और मेरा कैमरामैन जीवन जब खटीमा में घूम रहे थे तो एक सज्जन ने हमें कहा कि जो सितारगंज से खटीमा के बीच में एक सड़क बनी है शानदार, उसको बनवाने में आपका बड़ा योगदान रहा। आपने नेशनल हाईवे वालों से बात की, दूसरे लोगों से बात की, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। जी देखिए, ऐसा है कि चूँकि यहाँ पर 2 लेन सड़क जो विस्तारीकरण हो रहा था तो उस समय यहाँ पर बाईपास बनने की बात थी कि बाईपास बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये ज़मीनों में चूँकि यहाँ पर बड़ी वो है कि ज़मीन किसी के नाम पर है और कोई उस पर काबिज है,
तो उसमें भूमि संबंधी विवाद होने के कारण से बाईपास यहाँ का रुक गया। तो हमने प्रयास किया कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड है उस रोड को ठीक किया जाए। तो राज्य सरकार के और माध्यम से और नेशनल हाईवे NHAI वालों के माध्यम से, हमारे माननीय मंत्री गडकरी जी के माध्यम से हमने बहुत उनसे अनुरोध किया। तो इसमें लगभग हमको 20-22 करोड़ रुपए की धनराशि इस रोड को बनाने के लिए मिली। और अभी जल्दी, आज से लगभग मैं समझता हूँ कि आज से एक हफ़्ता पहले, ठीक एक हफ़्ता पहले 15 तारीख को यहाँ का जो खटीमा का एक बहुत लंबे समय से खटीमा के विकास में मील का पत्थर जो आने वाले समय में होगा, वो खटीमा का बाईपास, जिसके कारण से केवल खटीमा के लोगों को नहीं, खटीमा के अंदर तो जाम, खटीमा के अंदर दुर्घटनाएं, प्रदूषण, इनसे मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमारे बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट तक और नेपाल तक जाने वाले लोगों के लिए वो बाईपास इतना काम करेगा कि आप समझ लीजिए कि उनको जाम से, इनसे, उनसे उनको भी लाभ करने वाला है, यानी नेपाल, काठमांडू तक जाने वाले लोगों के लिए। तो उसके लिए भी 46 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। तो जो भी काम है हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा खटीमा नंबर 1 का खटीमा बने। थैंक यू धामी जी, आपने हमें समय दिया और जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।